नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं कृष्ण सारण, आपके साथ पढ़ रहा हूं साइंस। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के भाग नंबर 2 पर, क्योंकि भाग नंबर 1 के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, आपतित किरण के बारे में पढ़ा था, अपवर्तित किरण के बारे में पढ़ा था और परावर्तन कोण के बारे में पढ़ा था, आपतन कोण के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों, हम प्रकाश की परिभाषा पढ़ी थी और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न प्रकार की कैसे दिखाई देते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज दोस्तों हम उस चैप्टर से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, परीक्षा के अंदर इस टॉपिक में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रकाश के कोई 2 नियम लिखिए या प्रकाश परावर्तन के 2 कोई कथन लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे और उस प्रकाश के परावर्तन कि कोण पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिया था हमने। क्या पढ़ा था? प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं कि जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आकर गिरती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और एक माध्यम को पार करती है, दूसरे माध्यम इस तरह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। उसी माध्यम में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम को पार कर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने ये अभिलंब के बारे में पढ़ा था और आपतित किरण के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का। यह थी आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। ये आपतन कोण था, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की। क्या करेंगे? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। नियम नंबर 1 की चर्चा करने जा रहा हूं मैं। नियम नंबर 1 क्या है दोस्तों? देखो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के नियम है। पहले नियम में यह बताने जा रहा हूं कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित हैं। दोस्तों, यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब और यह है परावर्तित किरण। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तो इसका नियम क्या बना कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित हैं या एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो पहला नियम क्या बना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, एक ही तल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 है दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जितने डिग्री का कोण बनाती है आपतित किरण, उतने डिग्री के कोण कौन सी किरण बनाएगी? परावर्तित किरण बनाती है। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है उतने डिग्री पर ही क्या होती है? वो परावर्तित होती है।
यानी आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। हम इसको आपतन कोण को आई दर्शाते हैं, इसको आर दर्शाते हैं। कोण आई बराबर है कोण आर के, अर्थात क्या लिखेंगे, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितने डिग्री पर अभिलंब के साथ कोण बनाकर आपतित किरण आती है, उतने डिग्री पर पुनः उतने डिग्री पर क्या आती है, परावर्तित होती है। यह है नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 एक और है, वो क्या है, देखो दोस्तों, कि आपतित किरण है वो जितने डिग्री कोण पर आपतित किरण है वो जितनी चाल से आती है और जितनी आवृत्ति से आती है, उसी चाल और आवृत्ति से परावर्तित होती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की है वो चाल और आवृत्ति क्या रहती है, नियत रहती है। चाल और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कह सकते हैं यदि इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है, यानी इसके 4-5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो ये क्या है, उसी चाल से जाएगी। यदि इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो दोस्तों इसकी भी आवृत्ति क्या होगी, 50 हर्ट्ज ही आवृत्ति होगी। आवृत्ति और चाल दोनों क्या रहती है, नियत रहती है। परावर्तित किरण व आपतित किरण, आपतित किरण की चाल व आवृत्ति नियत रहती हैं, आवृत्ति नियत रहती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस पर एग्जाम प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के को 2 नियम लिखो, तो आपको ये 2 नियम लिखने हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये है। अब बात करते हैं इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी इसको एक नंबर के क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है। ध्यान से समझना कि यदि ये आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाकर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यदि यही किरण यदि अभिलंब से आपतित हो, अभिलंब से आपतित होगी तो परावर्तित किससे होगी, अभिलंब से होगी। यानी जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस जाएगी। क्यों कि आपतित कोण इस अभिलंब से, या आपतित किरण अभिलंब से आपतित होगी तो कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि अभिलंब के साथ कोण बना रही है। यदि ये किरण इसकी ओर आएगी तो कोण का मान कम होगा। यदि यही किरण इस अभिलंब से आए तो कोण का मान क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। कहने का मतलब क्या, प्रश्न कैसे बनेगा कि यदि कोई आपतित किरण अभिलंब से गुजरे तो परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपतित किरण का भी 0 डिग्री बन रहा है तो परावर्तित किरण का भी 0 डिग्री बनेगा। यानी आपतित किरण अभिलंब से गुजरेगी तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से गुजरेगी। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण अभिलंब के मध्य व परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। एक प्रश्न तो ये बनता है। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है। सपोज माना जा रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से समझना कि आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ मानते हैं कि 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि आपतित किरण व अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये दोनों ये कोण पूछ लिया है। आपतन कोण का मान तो 45 डिग्री दे रखा है और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य मान पूछता है, तो दोस्तों 90 डिग्री मान होगा। कैसे होगा उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि आपतन कोण 45 डिग्री का है
तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो दोस्तों पूछा क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य पूछा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कौन आ जाएगा, तो 45 प्लस 45 कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ऐसा नहीं हो कि ये 45 डिग्री के दे, नहीं, ये यदि 35 डिग्री का दे तो फिर क्या होगा, 35 डिग्री का दे तो ये भी 35 डिग्री का होगा दोस्तों। 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री की हो गया 70 डिग्री। यानी इस प्रकार से आपतन आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। यानी किस इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, हम लिखते हैं यहाँ, नोट लगा के लिखते हैं, यदि आपतित किरण अभिलंब से गुजरे, आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो, आपतित हो तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से परावर्तित होगी। समझ में आ गई कि यदि अभिलंब से आपतित किरण आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से होगी। अर्थात क्या है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री का होगा। ये हो गया। अब नोट नंबर 1 में ये बात लिख ली है। अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 को मैं यहां लिख रहा हूं, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, देखो, आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान मान 45 डिग्री है तो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात है, एक बार फिर से समझ लेना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 2 की बात करते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और आपतित किरण की चाल व आवृत्ति नियत रहती है। यदि आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो, यानी आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो, तो अभिलंब से आपतित हो गया तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री, क्योंकि ये जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है तो परावर्तित किरण उतने डिग्री पर परावर्तित होती है। तो ये 0 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री पर परावर्तित होगी। आपतित किरण 0 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यह चीज हमने पढ़ा है। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, 35 डिग्री जितना भी है, तो हम क्या करेंगे कि आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण का। पूछा क्या कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण पूछा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका मध्य कोण आ जाएगा। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। ये दोस्तों थे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे। अब हम आगे जाकर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण नाम है, टॉपिक का नाम है दर्पण।
दोस्तों दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दर्पण की बात करें कि किसी कांच की पट्टिका के एक भाग पर निकल व सिल्वर का लेप कर दिया जाता है तो वो दर्पण बन जाता है। क्या है कि यदि किसी कांच की पट्टिका के एक भाग पर परावर्तक पदार्थ मान लेते हैं, जो परावर्तक पदार्थ को क्या कहते हैं, परावर्तक पदार्थ क्या होगा, निकल व सिल्वर होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये कोई कांच की पट्टिका है। क्या है कांच की पट्टिका, हमारा टॉपिक क्या होगा, दर्पण। ये क्या है, कांच की पट्टिका है। दोस्तों इस कांच की पट्टिका के किसी एक भाग पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं। दोस्तों ये परावर्तक पदार्थ है क्या, परावर्तक पदार्थ है एजी व निक। कहने का मतलब सिल्वर व निकल का इसका लेप यदि एक भाग पर कर देते हैं तो दोस्तों ये दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण की परिभाषा क्या बन रही है, यहां से लिख देते हैं, किसी कांच की पट्टिका के एक भाग पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं। परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं उसे दर्पण कहते हैं, ये दोस्तों दर्पण की परिभाषा हो गई। यानी किसी कांच की पट्टिका पर एक तरफ क्या कर देते हैं, परावर्तक पदार्थ का लेप। यानी परावर्तक पदार्थ क्या है, निकल और एजी, परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं। यानी पदार्थ के निकल व एजी के कर देते हैं, क्या लेप कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। दर्पण के प्रकार दर्पण होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक की बात करते हैं। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। पहले हम समतल दर्पण की बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इतना बड़ा नहीं है, गोलीय दर्पण बड़ा है, ये एक दो क्लास का है, लेकिन पहले हम समतल दर्पण की बात करते हैं। दोस्तों समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण ये हो गया एक तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब बात करते हैं समतल दर्पण की। अब बात समतल दर्पण होता क्या, देखो दोस्तों समतल दर्पण की परिभाषा यह बनती है कि किसी समतल कांच की पट्टिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किसी समतल कांच की पट्टिका पर क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं तो वो समतल दर्पण कहलाता है। यानी समतल कांच की पट्टिका पर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, तो दोस्तों वो समतल दर्पण कहलाता है। तो परिभाषा बनती है किसी समतल कांच की पट्टिका पर, समतल कांच की पट्टिका पर किसी एक भाग
किसी पट्टिका के किसी एक भाग पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर देते हैं तो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों समतल दर्पण की कुछ कहानियां समझ लेना कि समतल दर्पण है दोस्तों, इसका चिन्ह डायग्राम की बात करता हूं। ये दोस्तों समतल दर्पण, ये इधर क्या परावर्तक पदार्थ है, इस पर इस प्रकार से कोई किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। यदि ये प्रकार बिंब से किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये तो कोण आई है, ये कोण आर है, हम जानते थे अभी। अब दोस्तों इसके द्वारा जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, और कहानी बहुत लंबी है, ये भी हम पढ़ेंगे। फोकस दूरी अनंत होती है। देखो दोस्तों, समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि समतल दर्पण है, उसमें यदि हम बात करें कि प्रतिबिंब और कांच से दर्पण से बिंब की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी बिंब और प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो दोगुनी हो जाती है। बात कैसे ये समझ में आ रही है? इस प्रकार समझना कि ये कोई दर्पण है, इस दर्पण से ये मान लेते बिंब है, 2 मीटर दूर पर बिंब है, तो ये इसका जो क्या है, 2 मीटर दूर पर क्या है? बिंब है, और इधर ये 2 मीटर दूर पर बिंब है, तो प्रतिबिंब ही दोस्तों 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। 2 मीटर दूरी पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? दोगुनी होगी। ठीक है। और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी की बात करते हैं तो क्या बनता है? दर्पण और प्रतिबिंब की बात करें तो यह है 2 मीटर की दूरी। ठीक है, यह है 2 मीटर की दूरी, और बिंब और प्रतिबिंब की बात करते तो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, आभासी पार्श्व परावर्तन होता है। क्या होता है? आभासी पार्श्व परावर्तन होता है। और दोस्तों प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के अंदर। आभासी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका आभासी पार्श्व का मतलब क्या है, ये समझते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब किसी दर्पण के सामने किसी बिंब को रखते हैं, तो मान लेते हैं ये कोई है समतल दर्पण, और इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति का दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा, और बायां दायां दिखाई देगा। इस प्रकार से ये दाएं बाएं चेंज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर क्यों नहीं दिखाई देता, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की ओर क्यों नहीं दिखाई देता, यानी उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता, ये क्या है? तो दोस्तों इस चीज की हम चर्चा करते हैं। जब पार्श्व परावर्तन है, जब हम बिंब प्रतिबिंब की दर्पण की दिशा में, यदि हम दर्पण के दिशा की ओर, यदि जिस दिशा में दर्पण का मुंह है उसी दिशा में यदि हम हमारा मेन व्यक्ति का मुंह कर देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? उस दर्पण की ओर हमारी पीठ हो जाती है, हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। और यदि हमें प्रतिबिंब देखना होगा तो हमें प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ओर मुड़ना पड़ेगा, और दर्पण की ओर मुड़ते हैं तो हमारा भाग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और यदि हम ऐसे चर्चा करें कि उत्तर की दिशा में, यदि हम हाथ को कहें कि उत्तर की दिशा में हाथ करो,
तो उत्तर की दिशा में हाथ करेंगे, तो जिस प्रकार हम भी उत्तर की दिशा में हाथ करेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या करेगा, उत्तर की दिशा में हाथ करेगा। उस समय क्या है, वो दिशा चेंज नहीं होती है। यानी जिस दर्पण की ओर मुंह करने पर हमें 180 डिग्री कोण पर घूमने पर क्या हो जाता है, हमारा ये भाग चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये उल्टा दिखाई देता है। दायां भाग वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। एक उदाहरण और है दोस्तों, यदि आप किसी कागज पर पी अक्षर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का पी अक्षर होता है, कागज पर लिखकर आप प्रतिबिंब की ओर करते हो, प्रतिबिंब की ओर, बिंब दर्पण की ओर यदि आप वो पी इस प्रकार से दिखाते हो तो क्या होगा, पी अक्षर क्यों दिखाई देगा। यही पी यदि आप कागज की कटिंग कर कर यदि दर्पण के सामने रखते हो तो पी आपको पी ही दिखाई देगा। इसका कारण क्या है कि जब हम कागज पर पी लिखकर हम दर्पण के सामने रख रहे थे, तब हम उस पी अक्षर को, हम कागज को 180 डिग्री कोण पर घुमा रहे थे। यदि 180 डिग्री कोण पर घुमाएंगे तो पी क्या है, उल्टा हो जाएगा, यानी दायां भाग वो बायां हो जाएगा, जिससे वो क्यों दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पर घूमते हैं प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब देखने के लिए 180 डिग्री कोण पर हम घूमते हैं, जिससे हमारा दायां भाग वो बायां हो जाता है और बायां भाग और दायां हो जाता है, और दिशा नहीं चेंज होती। जिस प्रकार हम उत्तर की दिशा में हाथ कर रहे हैं तो प्रतिबिंब भी उत्तर की दिशा में हाथ करेगा। ये बात सत्य है दोस्तों। इस प्रकार से ये समतल दर्पण के अंदर है, और समतल दर्पण के अंदर कोई ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन समतल दर्पण के अंदर ये रखना है कि समतल दर्पण एक आभासी पार्श्व परावर्तन होता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण की परिभाषा, और एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों अनंत होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखना है। और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, और समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, यानी किस प्रकार का आभासी बनता है, किस प्रकार का, ये हम देखते हैं। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि आप समतल दर्पण है ना, वो क्या करता है, समतल दर्पण के अंदर बिंब की बात करते हैं। बिंब है वो क्या है कि आकार में समान, प्रतिबिंब है वो आकार में समान होता है, यानी जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं, आकार में समान होते हैं। यह है दोस्तों, क्या है, आकार में समान होते हैं। ये दोस्तों आज हमने दर्पण के बारे में पढ़ा इतना। कल अगली वाली कक्षा के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण को डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण के अंदर हमें दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है कि कहाँ बिंब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक और सुस्पष्ट नोट्सों के साथ हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाने जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो सके। और इस नोट्स के माध्यम से शायद मैंने पूरी कोशिश की है, एक भी टॉपिक छोड़ने की, यानी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और आप का यदि सहयोग बना रहा है तो इस प्रकार से हम इस 10th क्लास के प्रकाश वाले चैप्टर को हम सुव्यवस्थित रूप से कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें और उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर है वो हर कंपटीशन के अंदर आता है, हर कंपटीशन से इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना। धन्यवाद।